क्या कह रहा है? ओके, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। So once we have done trigonometry, it's time to cover the application of trigonometry. कभी भी हम कोई टॉपिक सीखते हैं तो उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में जरूर सोचा जाता है। जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करी होगी तब आपने ऐसा जरूर सोचा होगा कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये प्रैक्टिकली कहाँ पे अप्लाई होगी। कहीं ना कहीं तो मन में वो चीज आती है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। हम ये भले आपने डायरेक्टली किसी से पूछा नहीं पूछा, किसी को ज्यादा मन में आई होगी, किसी को कम मन में आई होगी, कहीं ना कहीं आती है बात कि हम इस ट्रिग्नोमेट्री को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 इज अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में कवर करी उसके एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस मतलब उसके यूजेस, उसको कैसे अप्लाई करके अपन प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। अब सारे जितने भी एप्लीकेशंस हम सीखेंगे इस चैप्टर में, एक ही एक्सरसाइज में उसमें अलग अलग सिचुएशन से ये अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करवाएगा। जितने भी हम एप्लीकेशन सीखेंगे सब में करीब करीब एक ही लॉजिक होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का स्ट्रक्चर रेडी होगा और उसमें कोई भी एक साइड गिवन होगी, या तो ये या ये या ये, और कोई भी एक एंगल गिवन होगा अदर देन द राइट एंगल। अदर देन द राइट एंगल कोई भी एक एंगल गिवन होगा, यानी कि वन साइड एंड वन एंगल। ये दो बातें आपको करीब करीब हर एक क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होंगी। और ट्रायंगल की बचे हुए फीचर्स जैसे कि उसकी बची हुई साइड्स, बचे हुए एंगल्स के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। 90 डिग्री तो ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका परमानेंट फीचर है, उसके अलावा दो एंगल में से कोई एक एंगल गिवन होगा। फिर तो तीन ही हो गए, तीसरा भी निकाल सकते हो। जब ट्रायंगल के दो एंगल गिवन है तो इनफैक्ट इनडायरेक्टली तीन ही गिवन है। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो फिर तीनों ही गिवन है, बट जो चीज को मैं फोकस करवाना चाह रहा हूं दैट मींस आपको थीटा गिवन होगा। इस चीज पे फोकस करो, आपको क्या गिवन होगा? थीटा गिवन होगा, एक साइड गिवन होगी, और उसके बाद फिर हमको क्या करना है? उसके बाद फिर हमको बाकी के फीचर्स फाइंड आउट करना। ठीक है, अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल से स्टार्ट करें। तो लेट मी ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उस पर कुछ चर्चा करते हैं, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? क्या बाएं? सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम रख देता हूं मैं ट्रायंगल ए बी। बिल्कुल, ट्रायंगल इज अ पॉलीगन एंड एनी पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर। क्या? बिकॉज मैंने फ्री हैंड से बनाया है, मेरे पास कोई कॉम्पस नहीं है, कोई स्केल नहीं है, कोई रूलर नहीं है। ये लो बंद कर देते, ठीक है ना। मक्खी मच्छर आने के लिए, हवा आने के लिए थोड़ा रास्ता छोड़ा है। ठीक है, ओके। सो ट्रायंगल एबीसी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब सुनना ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम इस पोजीशन पे थे सब लोग कि इस ट्रायंगल की तीन साइड्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड्स ए बी बी सी ए सी में से कोई भी दो साइड दे दो, तीसरी निकाल पाते थे। यस और नो? ये पोजीशन थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री से पहले। अब ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमारा प्रमोशन हो गया तो हम एक बेटर स्टेज पर है। अब अपन एक ही साइड से बची हुई दोनों साइड से निकाल लेते हैं। पहले अपन दो साइड से बची हुई एक साइड निकाल पाते थे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि बेटा ये साइड है हमारी लेट्स से 6 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज माय 4 सेंटीमीटर, तो आप स्क्वायर करके रूट करके बता दोगे कि हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो दो साइड्स गिवन दी मैंने, जब जाके आप तीसरी साइड निकाल पाए ट्रिग्नोमेट्री से पहले। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री से पहले एक ही साइड दूं, दो साइड्स ना दूं, तो बची हुई दो साइड्स यू कैन नॉट फाइंड आउट। पर ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमारा प्रमोशन हो गया है, अब आपको एक साइड की मदद से ही आप बाकी की दो साइड्स निकाल सकते हो। ठीक है, जैसा कि मैं आपको 6 सेंटीमीटर ही देके छोड़ दूं, 6 सेंटीमीटर देके
बस स्टॉप कर दूं और मैंने कहा बाकी की दो साइड्स बताओ। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम से तो आपको दो साइड चाहिए होती है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप केवल और केवल एक साइड से बाकी के फीचर्स निकाल सकते हैं, बाकी किसके एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं, एंगल वगैरह। बस एक साइड है तो एक एंगल और मिलना चाहिए, एक एंगल जो कि एक्यूट होना चाहिए वो मिलना हमको चाहिए, बाकी सब अपन निकाल लेंगे। अब कैसे हम एंगल से बाकी के साइड्स निकालते थे उसके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं, रिवीजन करते हैं। लेट्स से इधर देखो, मान लो कि एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल क्या है 30 डिग्री है लेट्स से, ठीक है ना। और ये वाली साइड लेट्स से 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली साइड लेट्स से 6 सेंटीमीटर, ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड क्या है 6 सेंटीमीटर। अब सपोज करो ये वाली साइड देकर अगर आपसे ये एसी साइड पूछ ले तो आप सीधे सीधे कनेक्शन कहोगे कि यार मुझे ये वाला एंगल गिवन है तो उसके हिसाब से ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, अपोजिट साइड। और जो ये तो गिवन है, और जो मुझसे पूछी है वो साइड कौन सी है, जो मुझसे पूछी है वो है हाइपोटेन्यूस। सो आप सीधे सीधे क्या कहोगे, यार गिवन है अपोजिट, पूछ रहा है हाइपोटेन्यूस, सो अपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रेशियो कौन सा होता है, साइन। अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन। तो आप सीधे सीधे यहाँ पे साइन 30 डिग्री अप्लाई करोगे, क्या करोगे, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि एसी। डन यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, बोलो रखेंगे, या फिर चलो एक बार साइन 30 डिग्री एज इट इज रख दिया मैंने, ए बी की वैल्यू रखो 6 सेंटीमीटर और एसी मिसिंग है जो मुझे पता करना है, ठीक है। अब अगर मेरे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू है तो मैं एसी निकाल सकता हूं जो कि है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या है, 1/2, क्या है 1/2। तो ये 6 डिवाइडेड बाय एसी, तो यहां से एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एसी इंटू 1 एसी और 2 इंटू 6 12 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो मेरे पास तीन साइड्स, मेरे पास दो साइड्स नहीं थी, मेरे पास एक ही साइड थी पर एक एंगल भी था साथ में, उसकी मदद से मैंने दूसरी रिमेनिंग साइड निकाल दी। उसी तरीके से ये भी निकाल सकता हूँ, उसी तरीके से वो एंगल भी, यानी बाकी सारी चीजें मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की निकाल सकता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, जो भी मैंने कहा, क्योंकि ये जो चीजें हम कर रहे हैं एक्चुअली यही करना है पूरे चैप्टर में, पर वो जितना डायरेक्टली मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली वो नहीं कहेगा, वो घुमा फिरा के कहेगा चीजें। वो कहेगा एक सूरज है वहां पे, एक आदमी है वहां पे, उसकी परछाई जा रही है, घूम फिर के स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, बेसिक स्ट्रक्चर ये, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा, बाकी जनरली ये स्ट्रक्चर बनेगा। और घूम फिर के लॉजिक वही लगेगा कि एक साइड एक एंगल से कुछ भी पूछेगा, कुछ भी बची हुई चीज वो पूछ लेगा। लेट्स से मान लो उसको खंबा मान लो, खंबा है, ये इसकी परछाई है, खंबे की परछाई जमीन पे पड़ेगी, मान लो सूरज देवता यहाँ है, ठीक है। तो अगर सूरज अगर पीछे होता है तो परछाई सामने जाती है, तो लेट्स से ये इसकी शेडो है। तो अगर आपसे कह दे कि खंबा 6 सेंटीमीटर नहीं 6 मीटर लंबा था, तो उसकी परछाई कितने मीटर लंबी होगी, और एंगल दे दे, तो आप ये सारी साइड नहीं निकाल सकते क्या, आप क्यों खंबा और परछाई में फंस गए, आप तो राइट एंगल ट्रायंगल से सॉल्व कर दो उसको। यही सारा काम करना है अगले चैप्टर, समझ आया क्या, मतलब इस चैप्टर समझ गए क्या, ओके डन, ठीक है। देखो बेटा जैसे मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे 30 डिग्री, देखो जैसे मैं लिखता हूँ साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होता क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, और वैसे ये होता क्या है, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तो इसका मतलब है अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस का रेशियो है 1/2, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस का रेशियो क्या है 1/2, यानी अपोजिट साइड से हाइपोटेन्यूस दुगनी है, चेक करो दुगनी है। तो अगर ये 6 है तो वो 12 है, अगर ये 5 है तो वो 10 है, अगर ये 10 है तो वो 20 है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी, अच्छा वो 20 है तो ये 10 है, वो 10 है तो ये 5 है, समझ गए। तो 30 डिग्री की नजर से मत देखो, आप 30 डिग्री मिलते ही आप तो ये देखो, जैसे आपको थीटा 30 डिग्री मिल गया ना तो आपके माइंड में घूमना शुरू हो जाना चाहिए, अच्छा बेटा 30 डिग्री मिला है, दैट मींस अपोजिट साइड आदि हाइपोटेन्यूस दुगनी। ये प्रोसेसिंग जितनी जल्दी माइंड में हो गई उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। यही हो रहा है, 30 डिग्री एंगल मिल गया, दैट मींस अपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रेशियो 1/2 का होगा, होगा नहीं होगा, क्लियर है। तो ये जो भी होगी उसका ये दुगना होगा। अभी मैंने 6 सेंटीमीटर दिया तो आपने 12 निकाला, मैं 5 दूंगा तो आप 10 निकालोगे, जो भी मैं दूंगा उसका दुगना निकालोगे। समझ में आएगा यहाँ तक,
अगर उसमें कोई और डिग्री लगाए 30 की जगह 30 डिग्री की जगह अगर और डिग्री लगाए तो वो वाला रेशियो मिलेगा। जैसे सपोज करो मैंने लगा दिया 45 डिग्री, मैंने क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया यहाँ पे 45 डिग्री, तो अब साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, क्या होता है, तो अब 1 और √2 का रेशियो फॉलो होगा। अब किस किस का रेशियो फॉलो होगा, 1:√2 रेशियो का फॉलो होगा। जैसे मान लो ये 6 है तो वो 6√2, ये 5 है तो वो 5√2। 1 और √2 का रेशियो नहीं फॉलो कर सकते। मैंने कहा दो नंबर है जो 1 और √2 के रेशियो में है, तो अगर एक नंबर 6 होगा तो दूसरा नंबर 6√2 होगा, एक नंबर 10 होगा तो दूसरा नंबर 10√2 होगा। रेशियो नहीं सॉल्व किए क्या बचपन में, आपके पास रेशियो गिवन हो गया ना, ये रेशियो गिवन हो गया। अब दो रेशियो गिवन हो गया, दो साइड्स का, तो कोई भी एक साइड पता है तो दूसरी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा जरूरी थोड़ा ना इन दोनों साइड्स का रेशियो पूछेगा, इन दोनों का भी तो पूछ सकता है। तो 45 डिग्री जब भी आ जाए ना तो ये समझ जाया करो अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड बराबर है, क्योंकि tan 45 होता है 1, tan 45 क्या होता है, और tan रेशियो किस किस का होता है, अपोजिट का और एडजेसेंट का, किस किस का होता है, और अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो 1 आ रहा है, दैट मींस अपोजिट एडजेसेंट बराबर है। तो कुछ छोटी मोटी बातें हम बाय डिफॉल्ट याद करते चले। जैसे 30 डिग्री आ जाए तो 30 डिग्री का मीनिंग क्या होता है, अपोजिट साइड आधी है, हाइपोटेन्यूज दुगनी है, ये 30 डिग्री का मतलब है। अपोजिट 30 डिग्री के सामने वाली अपोजिट साइड आधी है और हाइपोटेन्यूज उसकी दुगनी। अगर 60 डिग्री आ जाए तो अब एडजेसेंट साइड आधी है और हाइपोटेन्यूज दुगनी है, क्योंकि अब cos 60 होगा 1/2, समझ गए। और cos 60 किस किस का रेशियो होगा, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का। और अगर 45 डिग्री आ जाए तो उससे क्या पता चलेगा, ये और ये बराबर है। tan 45 क्या होता है, और tan 45 किस किस का रेशियो होता है, अपोजिट और एडजेसेंट का रेशियो अगर 1 आ रहा है यानी दोनों बराबर है या नहीं है। और सोचने वाली बात है, एक और कॉमन सेंस की बात है, अगर एक एंगल आपको 45 डिग्री मिल जाए तो क्या दूसरा एंगल 45 नहीं होगा क्या, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं हुआ क्या। तो अगर दो एंगल बराबर है तो दो साइड बराबर नहीं होगी क्या, और दो साइड बराबर होगी तो हाइपोटेन्यूज के बराबर कोई पहुंच सकता है क्या आज तक, तो यही दोनों होंगी। बोलो भाई, दो साइड बराबर निश्चित हो गई, हाँ होंगी, तो हाइपोटेन्यूज की तो बराबरी करने से रहा है कोई भी, तो कौन सी दो साइड्स बराबर होंगी, यही दोनों होंगी। ऐसे तो कह नहीं सकता ये और ये हाइपोटेन्यूज बराबर हो गई, क्या देखो tan 90 डिग्री में रेशियो किसका, tan किसका रेशियो है बताओ, तो वो प्रैक्टिकली वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, प्रैक्टिकली वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। दैट मींस इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द 3 एंगल्स, 30 डिग्री, सम 90 डिग्री। साइन किस किस का रेशियो होता है, और साइन 90 क्या होता है 1, तो साइन 90 1 होता है और साइन रेशियो होता है अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का, और जिसका रेशियो 1 है वो दोनों साइड्स बराबर हैं, दैट मींस अपोजिट और हाइपोटेन्यूज बराबर है। इज दिस पॉसिबल, अगर आप अपोजिट और हाइपोटेन्यूज को बराबर करोगे तो प्रैक्टिकली ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली वो ट्रायंगल नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे सामने जो एंगल्स आएंगे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री मस्त रहो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 90 क्यों आएगा, प्रैक्टिकली ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना। 0 डिग्री कैसे खंबे को 0 डिग्री पे खड़ा करेगा, ऐसे लेटा देगा जमीन पे। 90 डिग्री ऐसे खड़ा होता है, 0 डिग्री ऐसे लेटेगा। हाँ ठीक है ना, आपके सामने अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखो। अब से पहले अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब अपन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं। तो जब कॉन्सेप्ट जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं उसमें से आधी चीजें हट जाती हैं जैसे ही वो प्रैक्टिस में आती है, होता है नहीं होता है भाई, थ्योरेटिकल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ रात दिन का फर्क होता है ना। जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आते आते उनमें से आधी चीजें तो हट जाती हैं, कुछ जुड़ भी जाती हैं। तो ऑब्वियसली बात है 0 डिग्री या 90 डिग्री प्रैक्टिकली यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है, जो भी कॉन्सेप्ट को यूज करें। बोलो किसी की परछाई नाप के हमको मिलेगा क्या, क्वेश्चन अभी आएगा पूछना उससे। सर इसमें अपने साइन को लिया और कोई और लेता है tan या उस पे मैंने तो एक इच्छा जागृत करी इन दोनों साइड का रेशियो निकालने की, इसलिए साइन लिया, और इन दोनों का रेशियो साइन देता है। समझ गए ना भाई, ये साइड गिवन और ये साइड पूछ ले तो आप साइन लगाओगे, ये साइड गिवन और ये साइड, अगर ये साइड गिवन और ये साइड पूछ ले तो tan लगाओगे, फिर मत लगाएंगे हम साइन। ठीक है, और एक और हिंट है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में tan बहुत बार लगेगा बजाय के, क्योंकि देखो खंबा और परछाई अपोजिट और एडजेसेंट है। ठीक है ना, ये तो ना खंबा है ना परछाई है, ये हाइपोटेन्यूज जो है ना तो खंबा है ना परछाई है। तो खंबा देकर परछाई की लंबाई पूछे, परछाई की लंबाई देकर खंबे की हाइट पूछे, तो खंबा और परछाई दोनों इन्वॉल्व कब होंगे, जब अपोजिट और एडजेसेंट इन्वॉल्व होंगे, और अपोजिट और एडजेसेंट कौन से रेशियो में इन्वॉल्व होते हैं, tan में। इसलिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं बाकी नहीं लगेंगे, पर बहुत ज्यादा बार
10 लगेगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में 10। शुरुआत में तो साइन लगेगा और फिर धीरे धीरे हम डेप्थ में जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन में पकड़ एंटर होंगे तो फिर वहां पे 10 ज्यादा यूज होगा। एग्जांपल में सबमिट 10। ठीक है, वो कह ही रहा हूँ मैक्सिमम में 10 यूज होता है। चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर। ये तो था जनरल डिस्कशन अबाउट द चैप्टर। हम अगले चैप्टर में करने क्या वाले हैं, यहाँ तक क्लियर है? ओके नाउ अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स पढ़ने जरूरी है, कुछ टर्मिनोलॉजी, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो टर्म्स का मीनिंग अपने को नहीं पता। देखो अभी अभी मैंने क्या कहा, एक बार आप उसके दिए हुए क्वेश्चन को राइट एंगल ट्राइंगल के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लें, फिर आपके लिए चुटकियों का खेल है या नहीं है? फिर आप कहोगे कि अगला चैप्टर, आप कहोगे सर पिछला ही चैप्टर चल रहा है। तो अब चुनौती सबसे बड़ी ये होती है कि उसकी जो वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, आपको सारे क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होगी, उस वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट रीड करके उसको इस तरह के क्वेश्चन में डिकोड करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और वो कब हम कर सकते हैं डिकोडिंग का काम अच्छे से, जब उसके अंदर के जो शब्द लिखे हुए हैं, उसमें जो टेक्निकल टर्म्स है उनका मतलब हमको पता हो। लाइक वो कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हमको मतलब ही नहीं पता क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो फिर हम फिगर कैसे बनाएंगे और कैसे समझ में आएगा कहाँ है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, कहाँ है डिप्रेशन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी सीखनी है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? तो हेडिंग सबने नोट डाउन कर ली? ये सब नोट नहीं करना, आपको जो नोट करना है वो ये है। ओके तो सबसे पहले आप एक काम करें, एक ट्रायंगल नोट डाउन करें, एक ट्रायंगल बनाए जल्दी से, एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, जैसा ये बना हुआ है वैसा ही ड्रॉ करें, उसके बाद फिर आपको इसका डिस्कशन देते हैं। जैसा बना हुआ है वैसा ही ड्रॉ करें एक बार के लिए। हो गया बेटा? लिखा गया, ड्रॉ हो गया फिगर, हो गया ड्रॉ। ड्रॉ हो गया, चलो इसका डिस्क्रिप्शन लिखो नीचे जो लिखा हुआ है। लेट अस सपोज AB इज ए, लेट अस सपोज AB इज ए टावर, AB इज ए टावर स्टैंडिंग वर्टिकल ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पे वर्टिकल खड़ा है। वर्टिकल मतलब बिल्कुल 90 डिग्री होता है, वर्टिकल मतलब बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री। सो लेट्स से ये BC तो मेरा ग्राउंड है, इसको ग्राउंड मानो, बेस है मतलब, और इस पे ये टावर AB खड़ा है, और जो कि ग्राउंड B के साथ 90 डिग्री का एंगल, ग्राउंड BC के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है B पॉइंट पे, ठीक है ना? मेकिंग ए राइट एंगल विथ द ग्राउंड एट द पॉइंट B। देखा यहां तक? मेकिंग ए राइट एंगल विथ द ग्राउंड एट द पॉइंट, पॉइंट नहीं लिखा है पे, पॉइंट लिख लो B है ना, B पे बन रहा है ना 90 डिग्री, तो B लगा दो। B लगाओ एट द पॉइंट B, ठीक है डन। यहां तो कोई डाउट? ठीक है ओके। अब A कहां था? बिल्कुल टॉप पे। A पॉइंट क्या था? टावर का टॉप। फिगर बना लिया ना सबने, देखते जाओ। A पॉइंट कहां है? टावर का टॉप। B पॉइंट क्या है? टावर का बिल्कुल बॉटम या बेस, बिल्कुल बेस कह दो या बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट कह दो। सो लेट पॉइंट A बी द टॉप ऑफ द टावर, पॉइंट B इज द बेस या फिर बॉटम ऑफ द टावर। यहां तक लिखो। लिखा?
देखा? ठीक है, अब ग्राउंड पे एक पॉइंट सी और है जो लाया कर रहा है, ठीक है, पॉइंट सी बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे पॉइंट सी है जो लाया कर रहा है, विच इज एट ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, दैट इज द पॉइंट बी। समझ आया? यहां तक लिखो पहले बी तक, फिर बता। यहां तक लिखो और फिर वापस चलते हैं फिगर की तरफ। आप दोनों को अलग अलग बैठने के लिए कहा है ना मैंने, समझ नहीं आती एक बार में? आप दोनों एक दूसरे के लिए हानिकारक हो, और समाज औरों के लिए, समाज के लिए भी। तो कुछ समाज कल्याण के लिए, समाज कल्याण के हित में कार्य करें, और कृपया कल से अलग अलग बैठे, उससे आपका भी कल्याण होगा, दूसरों का भी होगा, सबका होगा, कक्षा का होगा, समाज का होगा, देश का होगा, मानव जाति का होगा। ठीक है, तो देखो आपके अलग अलग बैठने से क्या कुछ नहीं हो सकता। ओके चलो, यहां तक लिखा आपने। अब जो भी हमने लिखा उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी अभी समझ में आ जाती है तो आ जाती है, नहीं तो पूरे चैप्टर में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही पढ़ा। देखो एक ट्रायंगल बनाया आप लोगों ने, और जो आपने लिखा है उसी को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। आपने क्या लिखा है कि लेट ए बी ए टावर व्हिच इज स्टैंडिंग वर्टिकल ऑन द ग्राउंड। तो आप ये मानेंगे कि जो ए है वो तो टॉप ऑफ द टावर है। ए क्या है? टॉप ऑफ द टावर। एंड बी क्या है? बेस या बॉटम ऑफ द टावर है। और इसी ग्राउंड पर सी पॉइंट पे कोई पर्सन खड़ा है जो कि इसके बेस से यानी कि बॉटम से कुछ स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे खड़ा है, कुछ गिवन डिस्टेंस पे वो दूर खड़ा है, टावर के दूर खड़ा है। समझ गए? अब लेट से सी पे मैं खड़ा हूं, सी पे मैं खड़ा हूं और ये टावर है, और मान लो ए पे भी कोई आदमी खड़ा है ऊपर टावर पे भी। सी पे तो मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और ए पे वो आदमी टावर पे खड़ा है ऊपर। ठीक है, समझ गए? अब सुनना, अब हमेशा कंफ्यूजन होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है। ऐसी, हाँ बिल्कुल ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे एक बार में बिल्कुल सटीक समझ में आ जाएगा। देखो एलिवेशन का मतलब होता है चढ़ाई, एलिवेट करना मतलब एलिवेटर होता है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, एलिवेशन मतलब चढ़ाई, डिप्रेशन मतलब उतराई। हाँ तो डिप्रेस होती है ना वो भी। ठीक है, क्लियर है? एलिवेशन मतलब चढ़ाई और डिप्रेशन मतलब उतराई। समझ गए? ये शॉर्ट में समझ आया? अब सुनो, अब सर चढ़ना किसको है, उतरना किसको है, वो बताओ। क्या आदमी चढ़ के आएगा और उतरेगा? ना, आदमी वहीं खड़े रहेंगे, उनकी नजर चढ़ेगी और उतरेगी। अब सुनना ध्यान से, ये ग्राउंड पे मैं खड़ा हूं, तो अगर मैं उस आदमी को नहीं देखूं, जैसे अभी मैं खड़ा हूं यहाँ पे, है ना, तो हर इंसान की, अब अपन इधर उधर अपने आइज को इधर उधर नजर फैलाते हैं, वो एक अलग बात है, ऊपर भी देखते हैं नीचे भी देखते हैं, ये चलता रहता है कांस्टेंट प्रोसेस। लेकिन अगर बिल्कुल जनरल बात करें तो आई जो इंसान की नजर होती है वो उसकी आईज के बिल्कुल पैरेलल होती है। जनरली पैरेलल होती है, नहीं होती? अभी जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे को खड़ा हो जाए तो मैं पैरेलल तो रखूंगा नजर। अब मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे देखूंगा, वो एक अलग बात है। वो फिर डिपेंड करता है कि मेरे अंदर कितनी खुराफात बढ़ी हुई है, कि मेरे को किसी ने कहा सीधा खड़ा रहे लेकिन फिर भी मैं इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ, वो एक स्पेशल केस है ना। लेकिन जनरली हमारी आईज जो होती हैं वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हूं तो मेरी आईज इस समय ग्राउंड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही, मतलब आईज का मतलब आईज की साइड, आई साइड कह लो उसको, क्या कह लो? आई साइड, नजर जो है ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 0 डिग्री का एंगल बना रही है। अब उस आदमी को देखने के लिए जो टावर पे खड़ा है, ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल है, मेरी नजर कितने डिग्री ऊपर उठी, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आया क्या? वैसे अगर मैं उस आदमी को नहीं देखूं तो मेरी नजर यूं रहेगी। कैसे रहेगी? यूं, ग्राउंड के पैरेलल रहेगी। क्या रहेगी? ग्राउंड के पैरेलल। नहीं देखूं तो, और जब उसको देखना पड़े
तो पैरेलल वाली सिचुएशन से कितना डिग्री आपकी नजर ऊपर उठी? इतनी उठी, देखो इतनी उठी भाई। वैसे तो आप बी को देखते हैं, बेस को, अभी आपने उसको देखा, तो आप जो भी यहाँ पे खड़ा है वो इतना एंगल अपनी नजर को ऊपर उठाएगा। तो दिस एंगल, एंगल ए सी बी, ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ आया क्या? कौन सा होगा तू बता, क्या होगा? अरे आदमी यहां खड़ा है, आदमी यहां खड़ा है, उसको उधर देखना है। आदमी यहां खड़ा है, उसकी नजर कहाँ है? बिल्कुल सेम ऐसे। अभी देखो मेरी नजर देखो, सपोज करो मेरी नजर ऐसे, अब पहले कैसे थी? ऐसे थी, और अब ऐसे हो गई। तो पहले ऐसे थी ना, अभी ऐसे हो गई। तो पहले वाली सिचुएशन में और अब वाली सिचुएशन में ये एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल है क्या वो? पहले ऐसे फिर ऐसे। तो आपने ऊपर देखने के लिए अपनी नजर को कितना ऊपर किया, अपनी आईसाइट या अपनी पलकों को कितना ऊपर किया, ऐसे कह लो। तो वो जितनी डिग्री ऊपर उठी उस एंगल को कहते हैं क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर हो तो डिप्रेशन की तरफ चलेंगे। सबको क्लियर है? अब डिप्रेशन पे आदमी ऊपर बैठा है। कहां बैठा है? अब सबसे बड़ी एक तरीके से भ्रम कह लो बच्चों का, कि ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लिया जाता है। कौन सा वाला? ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लिया जाता है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, जब आदमी ए पे खड़ा है, अब आदमी किस पे खड़ा है? तो मैं ए पे आ जाता हूं एक बार। देखो सिचुएशन इमेजिन करो, मैं टावर के ऊपर खड़ा हूं। तो अगर मुझे इस सी वाले आदमी को नहीं देखना है, तो मेरी नजर यूं होगी बाय डिफॉल्ट, यूं होगी ना भाई। नीचे किसी को देखना ही नहीं, आप छत पे खड़े हो तो आपकी बाय डिफॉल्ट नजर यूं होगी, नहीं होगी? तो आपकी बाय डिफॉल्ट नजर यूं थी, ऐसे, और आदमी को देखने के लिए आपने यूं झुकाई। तो जो पहले थी और जो झुका दी, इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, एंगल DAC, ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ना कि ये ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल, ना कि ये ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल। आप जब ऊपर खड़े हो तो आपकी बाय डिफॉल्ट नजर यूं होगी, यूं मानी जाएगी, मानी जाएगी। बाय डिफॉल्ट से आपने कितना झुकाव लिया नजरों में, ठीक है ना? आपने सी की तरफ देखने के लिए कितनी आपकी आईसाइट नीचे गई। तो ओरिजिनली क्या होती और अब क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ। समझ आ गया क्या? ओके। और ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। चेक करो है कि नहीं है। क्योंकि अगर आदमी यहां खड़ा हो जाए और उसकी आईसाइट ग्राउंड के पैरेलल हो, और एक आदमी वहां खड़ा हो उसकी आईसाइट आसमान के पैरेलल हो, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है? ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल है या नहीं है? टेल मी, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। DA पैरेलल टू BC है, एंड दिस विल बी द ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स होंगे। सो एंगल ऑफ एलिवेशन, एक ही सिचुएशन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल होते हैं। हाँ सिचुएशंस अलग अलग हो गई तो फिर तो अलग अलग हो सकते हैं। एक ही सिचुएशन का मतलब है कि दो आदमी खड़े एक टावर पे, एक जमीन पे, तो जितना नीचे वाले आदमी को ऊपर देखना पड़ेगा उतना ही ऊपर वाले आदमी को, सोच के देखो कॉमन सेंस है या नहीं है भाई। अगर नीचे वाले आदमी को ऊपर झांकने के लिए, ऊपर उसको देखने के लिए अगर 60 डिग्री नजरें ऊपर करनी पड़ रही है, तो ऊपर वाले आदमी को भी, जो भी बिल्कुल सीधा देख रहा है, उसको 60 डिग्री नजर नीचे करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? उतना ही पड़ेगी ना, क्योंकि आदमी वो सेम ही तो है, सेम सिचुएशन की तो बात हो रही है। समझ गए? सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर सिचुएशन सेम है तो। सिचुएशन अलग अलग हो गई तो फिर ये चेंजेस हो सकते हैं। सो कैन वी राइट द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन? लिख सकते हैं। आपने जहां तक लिखा उसके आगे का बता दें। समझ में आ गया एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन? बोलो, अच्छे से समझ में आ गया ना? तो आपने शायद यहां तक लिखा होगा। ओके, एक वन मोर थिंग, देखो अगर जो नीचे वाला आदमी ये ऊपर देखेगा तो उसकी नजर CA से पास होती हुई जाएगी, और ऊपर वाला आदमी जब नीचे देखेगा तो उसकी नजर AC से पास होती हुई जाएगी। तो ये CA या AC, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं? जिस लाइन से आपकी साइट गुजर रही है, साइट होता है नजर, जिस लाइन से आपकी नजर गुजर रही है उसको कहेंगे हम लाइन ऑफ। ये टर्मिनोलॉजी है, बस आपको ध्यान में रखनी है। ओके चलो अब अपन लिख सकते हैं आगे की कहानी।
तो आपने कहां तक लिखा था लास्ट? यहां तक लिखा था ना? एंड व्हेन यहां तक लिखा था पॉइंट बी तक। चलो नाउ व्हेन ए पर्सन एट द पॉइंट सी, जो सी पॉइंट पे खड़ा है, सी पॉइंट कहां है? ग्राउंड पे। सी पॉइंट कहां है? ग्राउंड पे। लुक्स एट एन अनदर पर्सन एट द पॉइंट ए कहां पर है? टॉप पे, ऑन द टॉप ऑफ द टावर। देन द लाइन AC कह लो या CA कह लो, फॉर्म्ड बिटवीन द, देन लाइन AC और CA फॉर्म्ड बिटवीन द, हाँ, formed between the eyes of both the persons is called the line of sight। पहले तो ये लिखो लाइन ऑफ साइट क्या होता है। एक आदमी सी पे खड़ा है, एक आदमी ए पे खड़ा है। अब सी वाला ए को देख ले या ए वाला सी को देख ले, उन दोनों की नजर जिस लाइन से होती हुई पास होंगी, सी ए या ए सी बोलेंगे उस लाइन को, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। अभी कौन कौन से स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं? सबके खत्म हो गए, फिनिश? BTBTS के चल रहे हैं अभी? आज खत्म हो गए, बाकी हो गए? इमानुअल के हो गए खत्म? ओके चलो ठीक है, यहां तक हो गया। सो लेट अस डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन। तो भलाई से आज कोई क्वेश्चन ना करें, बट आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ, फिर क्वेश्चन तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे आपसे। एंगल ऑफ एलिवेशन देखें डेफिनेशन वाइज। हाँ, अगर सिचुएशन सेम है तो ठीक है ना। जैसे ए सी को देखे या सी ए को देखे, दोनों की लाइन ऑफ साइट सेम होगी, क्योंकि ए सी को देखेगा तो ए सी मानेगा वो अपनी लाइन ऑफ साइट को, और सी ए को देखेगा तो सी ए मानेगा। और लाइन सेगमेंट ए सी और लाइन सेगमेंट सी ए की बात होती है, ठीक है। चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन हेडिंग डालिए नेक्स्ट। कौन सा एंगल है? एज पर द फिगर, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट सी ए, लाइन ऑफ साइट सी ए और हॉरिजॉन्टल लाइन CB जो कि ग्राउंड पर है, इसके बीच का एंगल, जिसको अपन डिनोट करा सकते हैं ACB। ये तो मैं फिर से फिगर बना के बता देता हूँ। ऐसा फिगर बना हुआ था? नहीं ऐसा नहीं, उल्टा बना हुआ था। ऐसा बना हुआ था, ऐसा बना हुआ था, ABC। देखो क्या कह रहा है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, ये CA लाइन ऑफ साइट है, C से A की तरफ जाएंगे तो CA लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। इस CA लाइन ऑफ साइट और इस CB लाइन के बीच का एंगल, CB ग्राउंड पे होगा, ठीक है। CB कहां पे होगा? ग्राउंड पे होगा। और एंगल का नाम क्या रखेंगे हम? ACB, ये वाला एंगल। एंगल का नाम क्या रखेंगे अपन? ACB इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बोलने का तरीका भी देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट C ऑन द ग्राउंड। जहां से स्टार्ट किया उसके पहले मैं फ्रॉम लगाऊंगा, और जहां पे मैं गया वहां पे मैं ऑफ लगाऊंगा। ये टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में यूज होगी, ठीक है। कहां गया मैं? टॉप ऑफ द टावर, C पे खड़ा हूं तो मेरी नजर A पे गई, तो A क्या है? टॉप ऑफ द टावर। तो कोई क्या कहां का एंगल ऑफ एलिवेशन है? तो आप कहोगे टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन। कहां का एंगल ऑफ एलिवेशन है? ये जहां आप जा रहे हो, जहां आपको जाना है वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन माना जाएगा। और कहां से माना जाएगा? जहां से जा रहे हो, ठीक है ना। तो फिर भी ये वाली चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहां से जा रहे हो, मेन चीज ये है कि कहां जा रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहां का है? ये ऑफ द टॉप ऑफ द टावर का है। और ज्यादा क्लैरिफाई करें तो फिर कहां से है? फ्रॉम द पॉइंट C ऑन द ग्राउंड, ठीक है। डन। अब चले एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरफ। ओके नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया नोट डाउन, एंगल ऑफ एलिवेशन नोट डाउन हो गया। डिप्रेस का मतलब होता है झुकाव लेना, तो आपकी नजर झुकाव ले रही है, तो झुकाव को बोलेंगे डिप्रेशन। और किस एंगल पे झुकाव ले रही है उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब वो अलग अलग देखो, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में अलग मीनिंग निकल के आ जाएगा, ठीक है।
हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण और अवनयन कोण। उन्नयन, उन्नयन, अवनयन। एग्जैक्ट तो शायद मुझे नहीं पता होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ओ नयन, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि यही अक्षर यूज होते कि नहीं होते। उन्नयन और एंगल क्या है, कोण, ठीक है ना, और अवनयन शायद ये नयन होता है नजर। नयन क्या होता है, नजर। नयन का मतलब जानते हो ना, नयन ये। हाँ बोलो। नहीं आधा नहीं आएगा ये, इधर आधा नहीं आता है, फिर डबल आधा ना और फिर पूरा ना ऐसे आता है। आप ऐसे कह रहे हो, ऐसे लगाओ आधा ना, ऐसे कह रहे हो, अब वो कैसे भी लगा लो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हिंदी ग्रामर। आप आधा ना लगाना है, कहीं भी लगा दो, कुल मिला के एक आधा है, पूरा है, ओके। कई जगह तो ऐसे भी लिख देते हैं, आधा ना और पूरा ना मिला के त्र मिला देते हैं, त्र लगा देते हैं। हाँ ऊपर मात्रा, ठीक है, ओके चलो। आपकी मम्मी संस्कृत की टीचर है ना, हिंदी की, हाँ तभी आपकी हिंदी परफेक्ट है, गुड। चलो आओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन आ जाता है जब ऊपर आदमी खड़ा है और नीचे आदमी को देखता है, और नीचे वाला कह रहा है मैं तो जा रहा हूं तेरे को छोड़ के, तो ऊपर वाले को अब आएगा डिप्रेशन, ठीक है। अब तो खड़ा रहे ऊपर ही, लाइक मान ले लाइट की में कोई खराबी आ गई, अब खंबे पे चढ़ा दिया आदमी को, और नीचे वाला कह रहा है तू मैनेज कर ले, मैं तो निकल रहा हूँ, तू मैनेज कर ले, तो ऊपर वाला डिप्रेशन में आएगा ना, ओके। सबका ध्यान लिखने में, कॉपी पेस्ट में अगर आपको अवार्ड दिलाना होता तो इस बैच को ऑस्कर मिलता, 11 ऑस्कर टाइटैनिक को मिले थे, आपको 21 मिलते हैं, ओके। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट AC, चलो उसके लिए एक बार फिर से हम बनाने वाले हैं वही एंगल फिगर। ABC, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन किस किस के बीच का एंगल है चेक करो। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट AC, लाइन ऑफ साइट AC को हाईलाइट कर देते हैं, AC लाइन ऑफ साइट हाईलाइट हो गई, और हॉरिजॉन्टल, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब सुनो इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, पहले जब अपन एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे थे तो लाइन ऑफ साइट CA थी, और जो हमारी ओरिजिनल लाइन थी, जब हम उन्नयन कह रहा हूं, एलिवेट ना करें हमारी साइड को, हम एलिवेट ना करें तो हमारी ओरिजिनल लाइन क्या थी, साइड CB, ये क्या थी हमारी CB। तो ये CB थी क्योंकि ग्राउंड तो है ना भाई, ग्राउंड तो है ना, ऐसा तो नहीं ग्राउंड इमेजिनरी है, लेकिन जो आदमी ऊपर खड़ा है उसकी सीध में कोई लाइन नहीं है, खाली स्पेस है उसकी सीध में, तो इसलिए उसने क्या लिखा है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली लाइन जो होती है ना, ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन मानकर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर वो कुछ भी ना करे, सीधा देखे, तो उसकी इमेजिनरी लाइन पर उसकी साइड जाएगी, और ग्राउंड पे तो वो लाइन दिख रही है, ग्राउंड पे तो हम कह सकते हैं वो लाइन दिख रही है। हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, जब बात 100 करोड़ की हो तो उसमें 10 रुपए मायने रखते हैं क्या, बोलो, नहीं होते ना। तो जब अपन ने हाइट ले ली, मान लो 100 मीटर 50 मीटर, आदमी की हाइट कितनी, 1.5 मीटर 2 मीटर, तो वो 1.5 मीटर 2 मीटर को निग्लेक्ट कर लिया जाता है, ऐसे मानते हैं उसकी आंखें जमीन पर ही है, मतलब वो जो डिस्टेंस इतना सा है, कि वो निग्लेक्टेबल है। आप ऐसे नहीं कहोगे कि वो लाइन भी, फिर मैं नीचे देखूं तो फिर आप डिप्रेशन चला गया ना, वो डिप्रेशन आप कब कहोगे, जब आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो या बीच में खड़े हो। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं कि आप बिल्डिंग के टॉप पे नहीं खड़े हो, आप बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, अब आपका एक दोस्त उधर एक दोस्त नीचे, एक बार आप एलिवेशन करोगे हाय, एक बार आप डिप्रेशन करोगे बाय, ओके। तो अब बताओ समझ में आया, इसको कहेंगे डिप्रेशन एंड एलिवेशन, ठीक है। बाकी ग्राउंड पे खड़े खड़े हम हमारी जो ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट है और जो ग्राउंड वाली जो लाइन है उसको करीब करीब बराबर मान लेंगे, क्योंकि उसके सामने जो ऊंचाई है वो काफी बड़ी है, तो उसकी आदमी की खुद की ऊंचाई मायने नहीं रखती, इतनी बड़ी ऊंचाई क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे पहाड़ों के भी आएंगे, एक पहाड़ है 2000 मीटर ऊंचा, अब पहाड़ के सामने आदमी की क्या होगा, क्या हाइट है उसकी, है नहीं है ना, ओके। हाँ अगर किसी क्वेश्चन में आदमी की हाइट वो खुद दे दे, जैसे एक क्वेश्चन में दिया है, उस वाले केस में हम केवल और केवल ये मानेंगे जो रुद्र कह रहा है कि सर उसको नीचे देखना पड़ेगा, तो हम इसके बीच का डिस्टेंस भी मैटर करें,
अगर वो आदमी की हाइट खुद देते आगे होके कि आदमी इतना मीटर ऊंचा है या टॉल है, अगर वो नहीं देता है दैट मींस वो निग्लेक्ट करवाना चाहता है, हमको भी निग्लेक्ट करना है। ओके हाँ बोलो। हाँ इसको कैसे फाइंड करेंगे, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो देगा। बता रहा हूं ना, पढ़ने तो दे। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट ड्रॉ कर लिया आपने, एसी ड्रॉ कर ली। अब एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो एडी, एडी ये एडी देख रहे हो, एडी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो एडी, जो कि पैरेलल होनी चाहिए ग्राउंड के, जो किसके पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल टू द लाइन सीबी ऑन द ग्राउंड, इसके पैरेलल ये लाइन होनी चाहिए। इस लाइन ऑफ साइट और इस इमेजिनरी लाइन के बीच का एंगल, इस एंगल को हम कहेंगे डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम लिख सकते हैं डीएसी, क्या लिख सकते हैं, डीएसी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं सीएडी, कैसे भी लिख। अगर डीएसी दे रखा और फाइंड करनी हो एबी, तो बेटा ये एंगल इसके बराबर नहीं है क्या, अंदर एंट्री ले लेना ट्रायंगल के। अभी वो आगे लिखवाऊंगा मैं पूरा, अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन को डिफाइन करने दे पहले ढंग से। ठीक है डन, क्लियर है, कहां तक लिख लिया, पूरा ही लिख लिया होगा, कॉपी के 800 सब। इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा अब इस एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये कोई पूछे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ का है, तो आदमी तो ए पे खड़ा है ना, तो कहाँ का एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पॉइंट सी का। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट सी, और सी कहाँ है, ग्राउंड पे, और है कहां से, कोई पूछे कहां से है, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, दैट इज पॉइंट ए। डन, इतना लिख लिया है तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लेता हूं मैं, अभी तक कितना समझ आया, फिर आगे बढ़ते पूछे, मतलब टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड ही कुछ ऐसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस नहीं भाई, टर्मिनोलॉजी कितनी याद हुई आपको, ठीक है शुरू करें। ओके सो आप फोकस करो, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं, ट्रायंगल क्या, टावर है मान लो, खंबा ऐसे मान लो, और इस खंबे के बेस से, बॉटम से इतनी दूर मयंक खड़ा है, खंबे पे चर्चित, और बेस को भी, ठीक है ओके। सो अब चर्चित चाहे से मयंक को देखे या मयंक चाहे से चर्चित को देखे, इनकी लाइन ऑफ साइट सी एम होगी, या एम सी कह सकते हो उसको, फ्रॉम एम टू सी कह सकते हो एम सी, एंड फ्रॉम सी टू एम कह सकते हो सी एम, फाइन ठीक है। अब सुनो, जब मयंक चर्चित को देखेगा तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, मयंक बताओ। मयंक जब चर्चित की तरफ नजर देखेगा करेगा, तो उस एंगल को, उनके वो जो एंगल बनेगा वहां पे, उसको देखने के लिए जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। सही कहा क्या इसने, मुझे मजा नहीं आया, मुझे पूरा नाम बता, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, किससे, सब कुछ पूरी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन आगे क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन इनटू नहीं ऑफ, अभी अभी बताया मैंने क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम, ऑफ। ऑफ के बाद हम वो पॉइंट लिखेंगे जहां हम देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं, सी, तो ऑफ द पॉइंट सी। अब ठीक है टॉप अगर ना लिखें, सी पॉइंट सी डाल दो, और कहां से है उसके लिए लगाएंगे फ्रॉम, फ्रॉम द पॉइंट ए। समझ आया क्या, ये समझ आया क्या, एम सॉरी, ठीक है ये समझ आया। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन पूरा डिफाइंड हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट सी फ्रॉम द पॉइंट ए। समझ आया, फिर से बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट सी, जहां जाएं उसको ऑफ से जोड़ेंगे, जहां से जा रहे हैं उसको फ्रॉम से जोड़ेंगे। ठीक है बेसिक टर्मिनोलॉजी याद हुई। और इस फिगर के अकॉर्डिंग वो एंगल है कहां पे, मतलब उस एंगल का नाम क्या बन सकता है, सी एंगल, बोलो सी एम बी। ओके अब मौलिक बता, मौलिक बोल, अगर C से M की तरफ अगर वो कोई देखे, मतलब चर्चित मयंक को देखे, तो जो एंगल वहां पे क्रिएट होगा उसका नाम, उसको बोलेंगे क्या, डिफाइन कैसे करेंगे, एंगल ऑफ, और पूरी तरीके से डिफाइन करें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पूरा बोलो, कहां जा रहा है, पहले वो बताओ कहां जा रहा है, चर्चित की नजर कहां गई, नहीं मयंक को देख रहा है तो मयंक पे गई ना, मयंक को देख रहा है तो कहां गई, मयंक पे गई। तो ऑफ द पॉइंट क्या लगाऊंगा, ऑफ द पॉइंट एम, सी नहीं एम, ऑफ से हम वो जोड़ते हैं जहां जा रहे हैं, तो सी से हम एम पे जा रहे हैं,
और फ्रॉम से हम वो जोड़ते हैं जहां से जा रहे हैं, तो सी से जा रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट सी, ठीक है। और एंगल, अब कोई का इसका नाम बताओ, मतलब इस एंगल को डिनोट कराओ यहाँ पे फिगर में, तो आपको एक इमेजिनरी लाइन, डिप्रेशन के केस में हमेशा फिक्स है, डिप्रेशन के केस में हमेशा एक इमेजिनरी लाइन बनेगी, डिप्रेशन के केस में हमेशा एक इमेजिनरी लाइन बनेगी लाइक दिस, और इसके बीच में मान लो ये डी ले लिया मैंने, तो एंगल क्या बन जाएगा, अब बोलो इसका नाम, एंगल डी सी एम, एमसीडी या डीसीएम, ठीक है, डन। अब मेरा सवाल यह है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में तो हमेशा एक इमेजिनरी लाइन बनेगी, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन में भी कभी इमेजिनरी लाइन बनेगी, या हमेशा ग्राउंड जो है सफिशिएंट होगा लाइन देखने के लिए? कौन सी सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में? जब कोई इंसान ऊपर देखे तो एलिवेशन होता है, तो जब वो ऊपर देखे और वो जमीन पे हो ही ना, जब वो जमीन पर है और वो ऊपर देख रहा है तब उसको इमेजिनरी लाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन ही उसकी लाइन है, जमीन ही उसकी बाय डिफॉल्ट लाइन है। लेकिन मान लो बीच में लटका हुआ है, जैसे अभी मैंने सिचुएशन बताई ना, मान लो सेकंड फ्लोर की विंडो से देख रहा है वो, मान लो सेकंड फ्लोर की विंडो से देख रहा है और ऊपर वाले इंसान को देख रहा है, तो अब उसको एलिवेशन के लिए भी तो इमेजिनरी लाइन चाहिए, अब उसको एलिवेशन के लिए भी इमेजिनरी लाइन चाहिए और डिप्रेशन के लिए भी इमेजिनरी लाइन चाहिए। फिगर बना के बताऊं ऐसे? यस, देखो देखो देखो, अब तीन दोस्त हैं, अब तीन दोस्त हैं भाई साहब, ये है, नहीं अब गर्ल्स को लेंगे, ये है कृतिका, ओके, और ये है यहाँ पे रिया ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड कौन है? रिया, नहीं आर फॉर रिया, ठीक है। और मान लो रिया की सीध में ही कोई टावर है, ऐसे मान लो रिया तो जमीन पे खड़ी है लेकिन रिया के बगल में ही एक टावर और है, एक बिल्डिंग और है, उस बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ पर है ईशानी, ईशानी, ओके डन, क्लियर। अब सुनो, अब कृतिका यहाँ पर है, अब तीनों दोस्त बाहर आ गई, वो अपनी खिड़की पे आ गई, टेरिस पे आ गई, वो ईशानी, कृतिका अपनी खिड़की पे आ गई बालकनी में, और रिया ग्राउंड पे वेट कर रही है। अब जब कृतिका इससे बात करेगी, किससे? ईशानी से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, चेक करो। लेकिन इधर कोई लाइन है क्या बनाने के लिए? एंगल बनाने के लिए दो लाइन चाहिए होती है, एक लाइन से तो काम नहीं चलता ना। अब एक लाइन तो लाइन ऑफ साइट हो गई, पर दूसरी लाइन तो है ही नहीं, तो दूसरी लाइन क्या मानी जाएगी? इमेजिनरी लाइन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए भी इमेजिनरी लाइन की जरूरत पड़ी, तो ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस एंगल। अच्छा, डिप्रेशन वाला एंगल कौन सा होगा, चेक करो। जब कृतिका रिया से बात करेगी, नजर नीचे झुकाएगी, तो ये वाली लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, और इमेजिनरी लाइन ये बनाई ली थी, सो ये वाला एंगल, ये वाला मैं मार्क कर देता हूं, देखो लेटेस्ट से इसको मैंने ए मार्क कर दिया, इसको मैंने बी मार्क कर दिया, तो जो एंगल ए है वो तो है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो एंगल बी है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस बार एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों के लिए हमको एक इमेजिनरी लाइन की जरूरत पड़ी। हाँ, इमेजिनरी की लाइन की जरूरत रिया को नहीं पड़ेगी, अगर रिया कृतिका से बात करेगी तो उसके लिए ऑलरेडी एक डिफॉल्ट लाइन बनी बनाई है, क्योंकि वो तो ग्राउंड पे खड़ी, यानी हम कह सकते हैं जो ग्राउंड पे है उसको इमेजिनरी लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो ग्राउंड से ऊपर है, चाहे फिर वो बीच में है या टॉप पे है, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन कुछ भी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? इमेजिनरी लाइन ऑफ साइट की जरूरत पड़ेगी। समझ गए क्या? क्लियर है? नहीं समझे? क्या नहीं समझे बताओ? तो एंगल कैसे बनाते हैं? एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच का पार्ट होता है। एंगल क्या होता है, चलो मुझे बताओ। तो दो लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को हम एंगल कहते हैं। खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो जाओ आप दोनों, आप भी खड़े हो, आप हाथ खड़े करो, उस गेट को पकड़ो, हैंड्स अप, और आप उस गेट पे चलो। मौलिक, हैंड्स अप, हैंड्स अप, आप पिलर पकड़ो, गेट क्यों बंद क्यों कर दिया? गेट खोल के हाथ खड़े करो, तो आने जाने वाले लोग देखने चाहिए।
ये बड़े प्रतिभावान बच्चे हैं। इधर इधर गेट की साइड, थोड़ा बाहर की तरफ, टुवर्ड्स द कॉरिडोर। हाँ आप भी वहीं। अब हाथ खड़े करो, ठीक है। हाँ जी आप इधर देखिए। उदित मुझे बताओ, मैंने कहा कि एंगल डिफाइन करना है और मैं आपको दे दूं बेटा ये एक लाइन है, तो इस लाइन से एंगल बना सकते हो क्या? एक लाइन और चाहिए एंगल क्रिएट करने के लिए, एक लाइन और चाहिए नहीं चाहिए? अब कृतिका जब ईशानी से बात करेगी तो एक तो लाइन ऑफ साइट बन गई, दूसरी लाइन का एंगल बनाने के लिए दूसरी लाइन कहाँ है? तो कृतिका से बनेगी ना, तो कृतिका से दूसरी लाइन है नहीं, ग्राउंड पे तो खड़ी नहीं है ना वो। तो अगर ग्राउंड पे खड़ी होती तो ग्राउंड को ही लाइन मान लेती दूसरी वाली, और डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट उसको मान लेती और ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट वो हो ही जाती। ठीक है, तो अब उसको एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी क्योंकि वो ग्राउंड पे नहीं है। और इस भाई आप ये देखो, अगर वो ईशानी को नहीं देखती तो वो सामने देखती। अगर वो जैसे बालकनी से निकलती तो उसकी पहली नजर तो सामने है ना, तो सामने नजर होती उसकी ये, और ये सामने वाली नजर से उसकी नजर होती है। समझ गए? देखो इधर देखो, लेट्स से कृतिका यूं बालकनी में खड़ी है ना, अब अगर वो ना तो ऊपर वाले फ्रेंड को देखे ना नीचे वाले फ्रेंड को देखे तो वो सामने देखेगी। तो सामने वाली जो लाइन होगी जो ग्राउंड के पैरेलल चल रही है, इसको कहेंगे अपन डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट। क्या कहेंगे? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि ना ऊपर देखना ना नीचे देखना। अब यहां से उसको ऊपर देखना है तो इस लाइन से ऐसे ऊपर देखना है, तो इस लाइन और फाइनल लाइन के बीच का एंगल, समझ आया? और अगर नीचे देखना है तो इस लाइन से नीचे देखना है, तो इस लाइन और फाइनल लाइन के बीच का एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आया? अब क्लियर है? ठीक है, अभी क्लियर है? सर आप बोल रहे थे कि एंगल आर से इमेजिनरी लाइन बनाओ, और आपको एंगल कैसे बनाना है? नहीं, कृतिका देख रही है ना, रिया थोड़ा ना देख रही है। और आपने बोला था कि एंगल आर से बनाओगे तो के लिए इमेजिनरी लाइन। आर से नहीं बनाना, के से बनाना है। हम क्या करेंगे, कृतिका की लाइन ऑफ साइट को, डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट को इमेजिनरी लाइन मानेंगे, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, अब अगर इस डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट से वो ऊपर देखेगी तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर नीचे देखेगा तो ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल ऑफ डिप्रेशन। अभी क्लियर है क्या? ठीक है, अभी क्लियर है? और रिया के नजर से देखें तो रिया की नजर से देखें तो ग्राउंड लेवल, रिया की नजर से देखें तो ग्राउंड लेवल और इस लाइन के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। डायरेक्ट कैसे? नहीं, एंगल देखो, एंगल निकालना नहीं कह रहा हूं मैं कि एंगल निकालो आप, मेरे को तो एंगल रिप्रेजेंट करके बताओ। तो ये वाला एंगल रिप्रेजेंट होगा ना एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। रिया की नजर से देखें तो रिया जब कृतिका को देखेगी तो रिया की बाय डिफॉल्ट लाइन ऑफ साइट ये है ग्राउंड, और वो ऊपर देखेगी ऐसे, तो ये, और ये तो फाइनल लाइन ऑफ साइट है, ये पहले की लाइन ऑफ साइट है, इन दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो ईशानी के नजरिए से भी देख लेते हैं। तो देखो, ईशानी जब कृतिका को देखेगी तो ईशानी अगर कृतिका को नहीं देखे तो उसकी इमेजिनरी लाइन ऑफ साइट ऐसे होगी, बोलो, ऐसे होगी। और जैसे वो कृतिका को देखेगी तो ये हो जाएगी फाइनल लाइन ऑफ साइट, और इसके और इसके बीच का एंगल ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्या होगा? क्योंकि उसको नीचे देखना पड़ रहा है। देखो, रिया के लिए केवल एंगल ऑफ एलिवेशन डिफाइंड है, ईशानी के लिए केवल एंगल ऑफ डिप्रेशन डिफाइंड है, कृतिका के लिए दोनों डिफाइंड है। ऊपर देखे तो एलिवेशन, नीचे देखे तो डिप्रेशन। ये केवल ऊपर देख के कृतिका को देख सकती है और ये केवल नीचे देख के ही इसको कृतिका को देख सकती है। बॉटम में खड़ा हो तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन पूरा 90 डिग्री। पूरी नजर को आप ऐसे के बिल्कुल ऐसे ले जाओगे, अब ये गर्दन पूरी 90 डिग्री नीचे गई, अभी सीधी है, और बिल्कुल, और मान लो बिल्कुल जैसा अभी ये रिया ईशानी को देखे, रिया ईशानी को देखे तो बिल्कुल जैसा अभी इसकी ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट ये है, तो इसको पूरा 90 डिग्री ऐसे ऊपर देखना पड़ेगा। तो पहले ऐसे था और अब ऐसे हो गया, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली तो मैंने क्या कहा, 90 डिग्री का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही नहीं, 30, 60, 45 के ही क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ। ठीक है ना? क्लियर है? कई बार हम ऐसे आते हैं ना, बहुत ऊंची बिल्डिंग को देखते हैं, तो जैसे कोई कैप पहन के देखता है तो कैप ही गिर जाती है ना, बिल्कुल ऐसी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, काफी ऊंची है, बुर्ज खलीफा, कुतुब मीनार, ऐसी बिल्डिंग को अगर बिल्कुल नहीं, अगर दूर से देखेंगे तो नहीं होगा, अगर दूर से देखेंगे तो आपकी लाइन ऑफ साइट यूं जाएगी, लेकिन बिल्कुल बिल्डिंग के बेस पे आ गए, ये बिल्डिंग है, इसके बेस पे आ गए, अब यहाँ पे खड़े हो गए, ऊपर वाले टॉप पॉइंट को देखो, तो आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री का होगा। क्या होगा एंगल ऑफ एलिवेशन? समझ गए क्या सारे कॉन्सेप्ट्स? क्लियर है? अब एक लास्ट नोट डाउन और लिखो कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बराबर होता है
और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस लिखेंगे और क्वेश्चंस कल करेंगे। हाँ जी, यहां तक हो गया। Here in this figure इमेजिनरी लाइन जो हमने एडी बनाई है, अब उस फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं जो आपने ड्रॉ किया है। जो इमेजिनरी लाइन आपने एडी बनाई है वो ग्राउंड के ऊपर जो लाइन सीबी है उसके पैरेलल है क्या? बोलो। और एसी कह दो या सीए कह दो, वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। फिगर बनाऊं फिर से? ये तो है इमेजिनरी, ये है ओरिजिनल, ए बी सी। ये तो है इमेजिनरी लाइन एडी और ये है ओरिजिनल ग्राउंड वाली सीबी। ये दोनों पैरेलल है और ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। एसी कह दो, लाइन ऑफ साइट, या सीए कह दो। इसीलिए ये एंगल एसीबी ये वाला एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू डीएसी, ये वाला एंगल। रीजन हमने लिख दिया है बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये दोनों, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड, फाइनली कंक्लूजन पे आए दैट एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन। फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन दैट अगर सेम सिचुएशन की बात हो तो एंगल ऑफ, मतलब उन्हीं दोनों लोगों के, उसी ए और सी के बात हो रही है, तो सी को ए को देखने के लिए जितना ऊपर देखना पड़ेगा, ए को सी की तरफ देखने के लिए उतना ही नीचे देखना पड़ेगा। अब आपने अगर कोई तीसरा आदमी खड़ा कर दिया वहां पे तो ऑब्वियसली उसका एंगल तो बदल सकता है ना। बाकी इन्हीं दोनों लोगों की बात हो, तो जितना सी को ए की तरफ देखने के लिए एलिवेशन एंगल बनेगा उतना ही ए को सी की तरफ देखने के लिए डिप्रेशन एंगल बनेगा। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ हो गया, करते हैं डिलीट। ओके, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन एंड हियर वी आर डन फॉर द नोट्स पार्ट। नोट्स में जो भी सिखाना था, ट्रिक्स, टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, सब डिस्कस आज हो चुका है। कल से एक ही फ्लो में एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। कितने क्वेश्चन है टोटल? 15-16 क्वेश्चंस हैं। सो 2 से 3 दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे। 4-5 क्वेश्चंस रोज लेंगे। एक ओमिटेड है क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप पे है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री में कट गया ना, इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कट गया, लेकिन वो हम करेंगे, वो ओमिटेड करेंगे हम। वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री के बिना भी सॉल्व किया जा सकता है, उसको एज ए एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लेना। एक ही क्वेश्चन करने में क्या जाएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिना यूज करे भी सॉल्व किया जा सकता है। आपका कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप कटा है ना, उसके बिना भी सॉल्व किया जा सकता है, उसको भी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।